आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। चोपड़ा साहब से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। विनोद जी, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा श्रीनगर कश्मीर में हुआ और जन्म के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरा जन्म हुआ उसके कई साल बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी फैमिली को मालूम नहीं थी। तो ऐसा वो उस वक्त आई वाज 7 भाई थे, मैं सबसे छोटा भाई था। अच्छा। तो सब लोगों को बहन चाहिए थी, तो शायद मेरे आने पर ज्यादा उत्साह नहीं हुआ फैमिली में। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि आज के जमाने में जबकि लोग लड़का लड़का करते हैं कि उस जमाने में भी लड़की की कामना कर रहे थे लोग। बिल्कुल। तो उस पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं शुरू? बिल्कुल, श्रीनगर में डीएवी स्कूल, श्रीनगर में अमीरा कदल डीएवी स्कूल, और पढ़ाई लिखाई भी वहाँ हुई, कॉलेज भी वहाँ हुआ। सो अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया, तो मेरी पूरी एजुकेशन। आप तो सीधे फिल्म इंस्टीट्यूट की बात पे आ गए। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने ये कब तय किया कि मुझे, मतलब देखिए, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ फिल्मों से बहुत ज्यादा वो नहीं था, और आप काफी समय पहले की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, अचानक आपने ये कैसे और कब तय कर लिया कि आपको फिल्मों से जुड़ना है? देखें, क्या है कि मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 2 ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो हैं। तो हीरो जो भी बनना चाहता है बच्चा, वो तो यही चाहेगा। उसका तो काबा काशी इतना ही है। तो हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहाँ कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म्स देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ़ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो, और वो ऑप्ट करें यहाँ आना, तो वो बेवकूफ़ी नहीं, गधा है बिल्कुल। जी। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ। दिमाग से आपने काम नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं, और मैं बिल्कुल दिल से ही, क्योंकि मैं ये काम करना चाहता था, तो मैंने अपने सिर्फ जो सपने बचपन में देखे थे उन सपनों को बिल्कुल उनको ही फॉलो किया। नहीं, तो आपने उस समय ये तो तय कर लिया कि आप फिल्मों से जुड़ना है। जी बिल्कुल। और दिखने में भी माशाल्लाह आप बहुत हैंडसम हैं। तो बतौर निर्देशक जुड़ने के बजाय आप हीरो बनने की कोशिश भी की है आपने? देखें, हीरो भी मैं बना, मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं, ये ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल। उनके धागे तो किसी और के हाथ में, जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहाँ धागे जो हैं उन एक्टरों के वो हमारे हाथ में।
तो एक्टर बन के मुझे कभी वो सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। मैं डिप्लोमा फिल्म किए, फिर मतलब थोड़ा बहुत शौक था जो बहुत जल्दी मर गया, क्योंकि मेरे अंदर जो निर्देशक था सिर्फ वही जिंदा रहा। और इसलिए रहा मुझे लगता है क्योंकि जो निर्देशक का काम है वो मैं समझता हूं कि एक नायक से बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और बहुत ज्यादा उसमें चैलेंज है, और क्योंकि इतना चैलेंज है तो इसीलिए उसमें उतना ही मजा है। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फिल्म जो विधा है वो पूरी तरह से निर्देशक की विधा है। जी बिल्कुल। उसमें एक्टर को जो कुछ करना है वो सब निर्देशक के इशारे पे करना है। तो इसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं थी कि आप दूसरों के इशारे पे नाचने की बजाय लोगों को नचाना चाहते थे? नहीं, मतलब आप वो भी लेकिन कहने ये अभिप्राय है कि जो जितना लेखन में और निर्देशन में जितना चैलेंज है, जितना उसमें आपको काम करना पड़ता है, मेरी समझ में एक्टिंग में उतना काम नहीं है। जी हाँ। अभिनय है तो मुश्किल, ये तो मानना है, लेकिन अभिनय बहुत आसान काम है लिखने और निर्देशन करने के कंपैरिजन में। विनोद जी, अब आगे बढ़ें उससे पहले क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवा दें जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो। जी, तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से शुरू करते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता
जी, ये लड़की को देखने की बात को अब यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे यानी पूना तक नहीं जाएंगे अभी। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी क्या किया करते थे? मेरे पिताजी इंश्योरेंस में एजेंट थे, और वो इंश्योरेंस एजेंट तो थे ही, लेकिन बड़े एक जो कम वेरी रेयर स्पीशीज के एक ऑनेस्ट इंश्योरेंस एजेंट थे जी। और उसका हमको पता ऐसे चला कि बचपन में वो श्रीनगर में, मुझे याद है बर्फ के दिन थे, तो एक वो शक्ति स्वीट्स करके था, वहाँ मैं गुलाब जामुन मेरे को किसी दोस्त ने खिलाए तो खाया, मैं चम्मच घर ले आया। तो रात को जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मैं उस चम्मच से खाना खा रहा था। तो पाया जी बोलते थे हम मेरे फादर को, तो उन्होंने देखा, बोला कि ये चम्मच किधर से आया? तो मैंने कहा मैं शक्ति स्वीट से लेके आया। और ये रात के 9 साढ़े 9 बजे थे, बर्फ का टाइम था, सर्दी के दिन थे। तो रात को उन्होंने मुझे वापस भेजा, वापस करके सर्वेंट के, अभी वापस करके, सुबह तक भी रुकने की जरूरत नहीं, अभी जाओ। तो रात को 10 बजे वो हलवाई को हमने जगाया नींद से और माफी मांग के कहा कि मैं गलती से चम्मच आपका ले आया था। मुझे देख के कहता है सुबह दे देना था, अभी क्या देने की जरूरत थी? तो मैं उनसे कह नहीं पाया कि मैं ऐसे आदमी का बेटा हूं कि वो मुझे घर रात में अंदर नहीं सोने देते अगर मेरे पास किसी का चम्मच होता। जी, जी। तो बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक एंड हिज इन्फ्लुएंस, जो उन्होंने हमको वो शिक्षा जो आपको मिला, वो लेके मैं समझता हूँ कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, इसके पीछे उनका, उनके संस्कारों का, उनका जो उनका एक लाइफ के बारे में नजरिया था, इसका बहुत बड़ा हाथ है। विनोद जी, इससे मुझे एक बात याद आ रही है, और ये कहना चाहिए कि मुझे ये सवाल उठता है कि आपके पिताजी जो इतने उसूलों के पक्के, और जैसा आपने बताया कि आप पढ़ाई में बड़े तेज थे और आपको विदेश जाने का भी मौका मिल रहा था जी, तो जब आपने फिल्मों से जुड़ने के बारे में फैसला किया तो आपके पिताजी की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, कोई खुश नहीं था। हाँ। क्योंकि वो सब समझते थे कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा। तो फिल्मों को उस वक्त भी लोग ऐसे देखते नहीं थे जैसे आज, तो फिर भी कुछ इज्जत है फिल्मों की। 70s, लेट 70s, 80s में जब मैं आया, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मैं राजकमल स्टूडियो में परिंदा फिल्म मिक्स कर रहा था जी। तो वहां कश्मीरी कुछ लड़के आए हुए थे कॉलेज से। तो वो, मैं कश्मीर में क्योंकि क्रिकेट खेलता था, काफी लोग जानते थे, टॉप था, यूनिवर्सिटी में टॉपर था। तो उन्होंने किसी को पूछा, वो मेरे आसपास 3 घूम रहे थे, तो उसने कहा कि ये उधर मुझे चोपड़ा बोलते थे, विनोद चोपड़ा के। तो उसने उसको बोला ये चोपड़ा है? बोला इधर क्या कर रहा है? तो उसने कहा फिल्म बनाता है। तो वो कश्मीरी ने मैं सर पे हाथ मार के बोला, देखो बेचारा, हमने सोचा था ये कुछ प्रोफेसर बनेगा। तो मतलब जो मेरी रेपुटेशन थी उसके मुताबिक मैंने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया कि मैं फिल्म में बना रहा हूँ। और मेरी फैमिली में भी यही था, वो चाह रहे थे मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई में तेज था। तो डॉक्टरी तो मुझे बिल्कुल करनी नहीं थी। हाँ। और लेकिन मास्टर्स आपने किया इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में, मगर एमबीबीएस दे वांटेड मी टू डू। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस जो भी मैंने फिल्म बनाई, इसमें वो मेरे एमबीबीएस करने का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा, ये मैंने लिखी है कहीं ना कहीं वो अंदर से जी, वो सपना, बिल्कुल सपना नहीं था। हाँ। तो नाइटमेयर था, क्योंकि वो मुझे बनना नहीं था। तो मैंने क्या ट्रिक की, हमेशा मैं टॉप होता था, तो जो प्री मेडिकल एग्जाम था उसमें मैंने चुन चुन के सिर्फ 2.5 सवालों का जवाब दिया। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में तो पिताजी के सामने तो जबान चलाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो मैंने ऐसा किया कि उस इम्तिहान में मेरी 2nd डिवीजन फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई। अच्छा। तो माय फादर लुक के क्या 52% ये ऐसा कैसे हो गया, पेपर रीचेक कराओ। तो मैंने कहा पता नहीं, मुश्किल था बायो, ये केमिस्ट्री, ये वो। लेकिन सच्चाई ये है जो मैंने उनको बहुत बाद में बताई कि मैंने 5 सवालों को अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैं सिर्फ 2nd डिवीजन के हिसाब से मैंने क्या की, इसलिए क्योंकि वो अगर चाहते भी तो मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिलती। नहीं, लेकिन फिर आपने उनको मनाया कैसे अपने फिल्मों से जुड़ने की बात को? हुआ ये कि उनको, जब मैं ग्रेजुएशन में टॉप किया था, तो उनको तब तक ये समझ आ गई। मैंने उनको बोल दिया था कि देखो, वो मैंने 2nd डिवीजन इसलिए ली थी क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो तब तक वो मोर और लेस कन्विंस हो चुके थे कि इसको यही करना है। और मैं काफी, मतलब जो मेरे मन में बात हुआ ये है कि देखें होता क्या है कि जब पेरेंट्स के साथ बच्चों का आज के वक्त में भी कम्युनिकेशन बहुत कम है जी। लेकिन हमारा तब भी बहुत कम्युनिकेशन था। हम लोग रोज रात को साथ में बैठते थे खाने पे, किचन में माँ परोसती थी, बिल्कुल वो एक जैसा एक होता है मध्यम वर्गीय परिवार में बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग साथ में बात करते थे।
तो मुझे लगता है कि बातें करते करते उनको ये बात समझ में आई कि विनोद सिर्फ फिल्म बनाना जानता है और कुछ नहीं चाहता। तो देन ही सपोर्ट। मेरा भाई वीर जो था, उन्होंने बहुत उनका बहुत योगदान है, क्योंकि वो उन्होंने उन्हीं दिनों टीएस में नौकरी की, तो 1100 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी, जिसमें 250 रुपए फिल्म इंस्टीट्यूट मेरी पढ़ाई पे लगते थे। तो उनको भी कन्विंस करना, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही थी एक बार के, जो करोगे सिर्फ अपने बलबूते पे करना, किसी का सहारा लेने बिल्कुल नहीं, चाहे तुम कहीं आगे। उन्होंने मेरे फादर ने एक और बात कही थी जो बहुत क्रिटिकल है, उनका था कि तुम चाहे गली का मोची बन जाना, लेकिन उस गली में सबसे बेहतरीन मोची बनना। वाह। तो वो जो बात थी वो मेरे जहन में बिल्कुल चुभी, और मैंने यही सोचा कि जो भी अगर ये करना है, आज भी अगर मैं फिल्में बना रहा हूं, चाहे मुन्ना भाई MBBS हो, मिशन कश्मीर हो, कोई भी हो, तो मेरी यही कोशिश रहती कि मैं सबसे बेहतरीन फिल्म बनाऊं, कि इस गली का मोची जो हो सबसे अच्छी चप्पल बने। अच्छा, लेकिन साथ में आपकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या सपोर्ट था उनका, किस तरह से था? देखिए, माँ तो आज भी हैं हमारे साथ, पिताजी नहीं, लेकिन माँ का तो उस वक्त की माएँ जो होती थी वो माएँ ऐसी थी कि बस ठीक है, खुश रहो। उनको आज भी कुछ आइडिया नहीं है माँ को कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बाहर फिल्म बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं उनको जब फोन पे अमेरिका से फोन करता हूँ कि कहाँ, तो अमेरिका में कहा, तो उनको बोलना पड़ता है हॉलीवुड। अच्छा हॉलीवुड, अच्छा ठीक है। उनको ये नहीं है कि ये बेटा मेरा, बस खुश हैं। हाँ। ये देख के कि हम खुश हैं। आपने जब ये सफलता हासिल कर ली, जब आपने तो वो शब्द यूज कर लिया कि आप गली के बहुत अच्छे मोची बन गए, तो तब आपके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखें, वो मेरे साथ असल में मेरा पहला अवार्ड जो था गोल्डन पीकॉक मैंने जीता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तब वो थे। और जब मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, बहुत यंग था मैं, मेरी पहली फिल्म के लिए, बस तब तक वो थे, उसके बाद वो नहीं रहे। तो उन्होंने असल में मेरी परिंदा या ये फिल्में ना देखी ना ये सक्सेस। लेकिन पूत के पांव तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो वो तो उनको तभी समझ में आ गया होगा कि लड़का सही दिशा में जा रहा है। नहीं, ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। और उनसे ज्यादा क्या था कि मेरे बड़े भाई रामानंद सागर के बहुत करीब थे मेरे पिताजी, तो पाया जी जो हमको बुलाते थे, तो पाया जी को प्राजी रामानंद सागर ने उनसे कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें, ये मेरे से भी बहुत आगे जाएगा। तो जब उन्होंने ये बात कही मेरे पिताजी को, तो उसके बाद वो बिल्कुल शांत थे, कि खुश थे कि चलो जो कर रहा है ठीक कर, लेकिन तब तक बहुत वरीड थे, परेशान थे। हाँ, आपके यहाँ मुंबई आने के बाद? हाँ बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले विनोद जी, अब क्यों ना एक और गाने की कुछ देखने की बात हो जाए या कुछ हो जाए? तो लड़की को देखा के बाद कुछ ना कहो, सुनते हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के
के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के, शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। विनोद जी, कश्मीर की वादियों में गूंजते इस संगीत से अब बाहर निकलकर आइए चलते हैं पुणे आपके साथ, FTII की दुनिया में, जहां आपने डिप्लोमा किया। जी, फिल्म डायरेक्शन में किया था। सिर्फ डायरेक्शन में किया था या वो पूरा पैकेज नहीं, वाला? फिल्म डायरेक्शन में किया था। वो होता ही है कि पहले 1 साल हमको सब कुछ सीखना पड़ता है, फोटोग्राफी, साउंड एडिटिंग, और फिर 2 साल स्पेशलाइजेशन होती है, यानी 3 साल का डिप्लोमा जी, किया था जी। आपने। तो वो उस डिप्लोमा कोर्स तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा थी, जो सफर था आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या आसानी से आपको वहां पे एडमिशन मिल गया? नहीं, बहुत मुश्किल था। हुआ ये था कि पहले साल जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाह रहा था, तो मेरे BA के एग्जाम्स हो रहे थे कश्मीर में। तो हम दिल्ली आए थे एग्जाम्स के लिए, और उन्होंने लिखा हुआ था करंट अफेयर्स का पेपर। तो मैं उन दिनों वॉर था, वियतनाम, ये सब, तो करंट अफेयर्स में सब पढ़ के गया। तो वहां पहला सवाल था, व्हाई इज 1857 फेमस, हु इज अजीत वाडेकर, और अजीब अजीब सवाल थे, व्हाई इज, तो वो जो एक जनरल नॉलेज का होता है ना, स्टैंडर्ड एग्जाम। तो एक तो मुझे वो देख के गुस्सा चढ़ा के, यार ये लोग क्या, ये तो ये किताब पढ़ के कोई भी कर सकता है। तो बहरहाल लंबी कहानी को छोटा करते हुए मैं उस एग्जाम में फेल हो गया। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से हुआ ही नहीं। तो फेल हो गया। फिर फेल होके बंबई इसलिए आया क्योंकि रामानंद सागर मेरे बड़े भाई थे, हैं रादर। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि आप आना और मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा, ऐसा कुछ था। तो मैं बंबई आया, सबको बाय करके रेडी होके कि एडमिशन मिल जाएगी, पर वो हुआ नहीं। सागर साहब ने कुछ फोन किया, लेकिन उनको पता चला कि नहीं। और तब तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो कुछ करूंगा अपने बलबूते पे करूंगा। ये एक बड़ी रियलाइजेशन, वो जो 5 दिन 7 दिन में बंबई में रहा, ये मुझे हुई कि भाई ये जो मैंने रास्ता लिया है कि एक दूसरे आदमी का, चाहे भाई हो चाहे पिता हो, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का, ये गलत रास्ता है। तो मैं सब छोड़ के वापस चला गया कश्मीर, और मैंने फिर ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में उस साल। और उसके बाद मैंने वही एग्जाम दिया अगले साल, और मैंने टॉप किया एग्जाम में, क्योंकि मुझे मालूम था कि जनरल नॉलेज क्या करना है, सब क्या करना है। उसके बाद जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचा इंटरव्यू के लिए, तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मुझसे जब इंटरव्यू की बात, जैसे मैंने पहले की, ऋषिदा थे, कृष्ण चंद्र राइटर थे, वो सब बोर्ड में थे। तो मेरा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद हम लोग कैंटीन में बैठे थे, तो मुनीर करके कृष्ण चंद्र के बेटे थे, वो आए। तो उन्होंने, वो हम 4 लोग बैठे थे, तो उन्होंने पूछा रामानंद सागर का भाई कौन है। तो मैंने 2 लड़कों को देख के बोला, अशोक आहूजा था, सईद मिर्जा। मैंने कहा अरे तुम रामानंद सागर के भाई हो? तो बोले नहीं, इधर उधर कौन है कौन है। तो मैंने कहा कौन है, बिकॉज एवरीबडी थॉट आई एम विनोद चोपड़ा, सो कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो लेकिन मुझे बहुत फील हुई ये बात, और मैं रात को ऋषिदा के पास गया। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं कैम्ब्रिज में जाना चाह रहा हूँ PhD करने इकोनॉमिक्स में। तो अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में इसलिए चुना गया हूँ क्योंकि मैं रामानंद सागर का भाई हूँ, तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो ऋषिदा बड़े भावुक हो गए। उन्होंने सब पेपर्स निकाले, मुझे बताया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था बेटा, ये देखो, और तुमने तो ये इंटरव्यू में तुम A1 हो, तुम्हारा A1 सबने लिखा था। तो उन्होंने बहरहाल मुझे कन्विंस किया कि मैं वहाँ हूँ क्योंकि मेरी वजह से हूँ। तो मुझे अभी तक याद है, मैंने ऋषिदा से कहा कि या तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि आपने मुझे कन्विंस कर दिया कि आप सच बोल रहे हैं और मेरी जिंदगी सही रुख में, अब सही दिशा में जा रही है।
तो उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा। इसलिए ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है कि मैं रामानंद सागर का छोटा भाई हूं, और इसलिए भी नहीं मालूम है क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पे, और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सब लोग जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनमें कई बेटे भी होंगे, कई भाई भी होंगे, तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बलबूते पे आप चाहे आधी रोटी कम खाएं, लेकिन जो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने बलबूते करने में जो मजा है, जो नशा है, वो किसी का हाथ पकड़ के कहीं जाने में बिल्कुल नहीं है। ऐसा मेरा बिल्कुल जाती एक्सपीरियंस है। तो वैसे फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया, और वो इंटरव्यू की एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे बताता हूं बात, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप कहानी लिखते हैं? उन दिनों मैं कहानी लिखता था। तो ऋषिदा ने पूछा कि आप लिखते हैं तो आपकी कोई छपी हैं कहानियां? तो मैंने कहा नहीं, मैं कहानी लिखता हूं फिर फाड़ के फेंक देता हूं, और ये सच बात है, आज भी ये मैं करता हूं। तो ऋषिदा ने पूछा कि आप फाड़ के क्यों फेंक देते हैं? तो मैंने कहा कि माय फादर, और ये सच्ची बात है कि मेरे पिताजी ने मुझे कई कहानियां सुनाई बचपन में। तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत जो सबसे बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर, ग्रेट राइटर रहे, तो उन्होंने जब कहानी लिख के गुरु के पास जाते थे तो गुरु जो है वो बगैर एक्सप्रेशन के कहानी फाड़ के फेंक देते थे। तो क्या हुआ कि एक बार 10-12 साल तक ऐसा रहा, और फिर जो कहानी उन्होंने लिखी जब गुरु फाड़ने लगे तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा ये मत फाड़िएगा। तो गुरु ने कहा कि बेटा तुम बहुत आगे निकल आए हो, इतना आगे आए हो कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूं। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन तुम अपनी कहानी जो है, अपनी क्रिएशन को ना फाड़ सको। तो मैंने इंटरव्यू में यही जवाब दिया कि मैं वेट कर रहा हूं उस दिन का जब मैं अपनी कहानी ना फाड़ पाऊं। तो ये ऋषिदा को याद था, तो उन्होंने कहा भैया तुम A1 हो, ऐसा जवाब तुमने दिया है तो आ ही जाओ। तो दैट्स हाउ आई गॉट वेंट। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है विनोद जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस बात से हमारे बहुत से सुनने वाले प्रेरित होंगे, और बहुत कुछ उनको सीखने की एक प्रेरणा मिलेगी जी। अब आप मुझे ये बताइए कि FTII से निकलकर फिल्मों में, जैसे आपने बताया कि FTII जाने से पहले भी आप फिल्म में फिर मुंबई आए थे जी। और फिर आप यहाँ से 4-5 दिन में वापस लौट गए जी। लेकिन FTII से कोर्स करने के बाद जब आप मुंबई आए तो फिर एक नया संघर्ष, एक नई जद्दोजहद शुरू हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट में जो मैंने डिप्लोमा फिल्म बनाई उसको नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा। उसको गुरुदत्त अवार्ड मिला। आप फिल्म खामोश का जिक्र कर जी नहीं, मर्डर एट मंकी हिल मेरी डिप्लोमा फिल्म। तो डिप्लोमा फिल्म से हुआ ये कि जो मैंने फिल्में बनाई तो वो फिल्में इतनी अच्छी थी, इतनी उम्दा थी कि एक तो उनको बहुत अवार्ड्स रिकग्निशन मिले, मैं इंस्टीट्यूट में ही था अभी, और दूसरा मर्डर एट मंकी हिल अमिताभ बच्चन ने देखी, और ये मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। 5वां दिन था मेरी स्ट्रगल का, तो वो आए और मोहन स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। तो वो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा एक गाना सुनाने के बाद। एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए।
बदन चुराए चुपके से आए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान, और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। विनोद जी, दिन ढलने का इंतजार हम नहीं करेंगे, आप तो हमें जल्दी से बताइए कि मोहन स्टूडियो में जब आपको अमिताभ बच्चन मिले तो फिर वो क्या वाकया था जो आप सुनाते सुनाते बीच में गाना ले आए? तो ऐसा हुआ था कि ऋषिदा ने मेरी फिल्म देखी थी मर्डर एट मंकी हिल, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। ऋषिदा से, जैसा मैंने आपसे कहा, कि बड़ा पुराना रिश्ता था। जी हाँ। तो बिमल दा करके उनके असिस्टेंट थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं फिल्म बनाना चाह रहा हूं। तो ऋषिदा ने कहा तुम बिल्कुल बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैंने कहा भैया, मेरी फिल्म में या तो उस वक्त संजीव कुमार थे या अमिताभ बच्चन थे, तो दोनों में से एक अगर कोई मान जाए तो मैं उसी हिसाब से अपनी कहानी लिखूंगा। तो बिमल दा ने मुझे अमिताभ से मिला, ये पहली मुलाकात थी हमारी। तो बिमल दा ने कहा विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा, और ही मम्बल्ड रामानंद सागर's ब्रदर, क्योंकि उसने सोचा कि इससे इसकी बेचारे की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अमिताभ ने पूरा सुना नहीं, उसने सोचा कि विनोद खन्ना's ब्रदर बोल रहा है। तो उनका हु विनोद ब्रदर, तो मैं उनका हाथ पकड़ा था, मैंने जोर से हाथ दबा के कहा कि मेरा नाम विनोद चोपड़ा है। और बस इतना ही मेरी इंट्रोडक्शन है। और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल अवार्ड जीता हूँ, और मेरी एक फिल्म है मर्डर एट मंकी हिल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मेरी बस और कुछ इंट्रोडक्शन है नहीं। आई वॉज वेरी एंग्री, बिकॉज उन दिनों तो खैर गुस्सा भी माशाल्लाह बहुत आता था। तो अमित ने मुझे देखा और बोला कि ओके, व्हाट टाइम डू यू वांट टू शो इट? तो मैंने कहा मैंने नटराज स्टूडियो बुक किया है। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे, वो तो कोई 11 बजे आए थे शूटिंग के लिए। 5 बजे तक मैंने कहा मेरे पास थिएटर है, तो आप देख लें। तो उसने कहा ओके ओके कहा, और फिर वो सारा दिन शूटिंग चल रही, लंच भी हो गया, 4 बज गए, और मैं अंधेरे कोने में बैठा था। एक भरत रंगाचार करके उनके असिस्टेंट थे। तो भरत मेरे पास आया और बोला कि यार अमित के पास तू जाके खड़ा रहे, उसको तो पता भी नहीं, याद भी नहीं कि तू है। मैंने कहा यार अगर उसको पता भी नहीं, याद भी नहीं, तो मैं क्या उसको डायरेक्ट करूंगा और वो क्या मेरी डायरेक्शन लेगा? तो बेटर है रहने दो, खत्म हो जाएगा 5 बजे तक ये बात। मुझे अभी तक याद है 5 बजने में 20 मिनट थे और मैं बैठा हुआ था, मैं देख भी नहीं रहा था। तो सडनली एक मेरे कांधे पे हाथ पड़ा, मुड़ के देखा तो अमित बोला तूने कहा था 5 बजे तक बुकिंग है। मैंने कहा कहता चलो। तो अपनी गाड़ी में, उनकी वो वैन थी, उसमें हम लोग नटराज स्टूडियो पहुंचे और फिल्म देखी उन्होंने, मर्डर एट मंकी हिल। देख के मुझसे कहा कि व्हेन डू वी वर्क टुगेदर? तो मैं बहुत हंसने लगा। मैंने कहा अमित मेरी तो स्ट्रगल ही खत्म हो गई, चली नहीं स्ट्रगल। इससे पहले कि मैं बंबई स्ट्रगल करता, चलने से पहले मेरी स्ट्रगल खत्म हो गई। तो मैंने बंबई में कोई खास स्ट्रगल किया नहीं, क्योंकि मेरी उन फिल्मों ने जो मैंने बनाई थी। अच्छा, उसके बाद जो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि अमिताभ के साथ काम करने के लिए एक कहानी मैंने लिखी, प्रशांत करके, उन दिनों। तो उस वक्त टेलीविजन में एक मिस्टर शास्त्री थे जिन्होंने असल में मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मर्डर एट मंकी हिल देखी, गुरुदत्त अवार्ड मुझे मिला था, वो जूरी पे थे। तो उन्होंने ढूंढ निकाला मेरे को और मैं उनके पास गया। तो मुझे उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी फिल्म देखी है और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम हमारे लिए फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा सर, कहते मैंने कहा आप क्या ऑफर, क्या? कहता है मेरा ऑफर ये है डू एनीथिंग, लेकिन मैं तुमको सिर्फ 2500 रुपए दे सकता हूँ डायरेक्शन के, 500 डायलॉग के, 500 स्क्रीन प्ले के, 500 कंटिन्यू, ऐसा कर आके 4500 रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए मेरे। बोले उतना मैं तुमको दे सकता हूँ, तुम आधे घंटे की फिल्म बनाओ और तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने कहा नहीं। कहता तो मैं आपको ऑफिशियल गाड़ी दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उस गाड़ी में मैं मोहन स्टूडियो गया और अमित को मिला। मैंने कहा कि अमित, आई हैव ए बेटर ऑफर। तो उन दिनों राजेश खन्ना को काका कहते थे लोग। तो उसने मेरे कांधे पे हाथ रख के बोला गुस्से से, काका। तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा काका? व्हाट काका? टीवी? बोलता व्हाट टीवी? नॉट काका। मैंने कहा नो। तो बोला, मुझे देख के बोलता तू बोल क्या रहा है टीवी? मैंने कहा कि मुझे ऑफर किया मिस्टर शास्त्री ने और कहा कि डू एनीथिंग, तो मैं इसको कैसे ना कर सकता हूँ? डू एनीथिंग तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अमित ने मुझसे कहा लेकिन मतलब वो समझ में नहीं उनको आ रहा था कि मैं एक्चुअली फीचर फिल्म विद अमिताभ बच्चन छोड़ के टेलीविजन फिल्म बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ऑफर आया। तो उसके बाद मैंने टीवी के लिए फिल्म बनाई, 2 फिल्में। एक नसीरुद्दीन शाह के साथ बनाई, सत्य कथा, जो बहुत अच्छी फिल्म मैं मानता हूं मैंने बनाई, और फिर ओमपुरी के साथ एक फिल्म बनाई, वुमन। तो
एक्चुअली सीवी के शास्त्री जो मेरी जिंदगी में उस वक्त आए, उन्होंने मुझे एक नई दिशा दी अलग फिल्में बनाने की, ये करने की जो मैं करना चाहता हूं, जो मार्केट फोर्स डिफाइन कर रहा है ऐसा नहीं। क्योंकि अगर मैं अमित के साथ फिल्म बनाता, फिल्म हिट होती, बहुत कुछ उसमें होता, लेकिन एक ऐसा ऑफर कि आप कुछ भी करें सिनेमा में, उसमें पैसे नहीं थे तो, लेकिन मिस्टर शास्त्री ने मेरी लाइफ बदली, और ऐसी बदली कि उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई एन एनकाउंटर विद फेसेस, फिल्म्स डिवीजन के लिए, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। और वो फिल्म बनाने के पीछे भी मेरे बैंक के 117 रुपए थे। मैं बैंक में गया, 100 रुपए चाहिए थे, चेक काटा, बैंक मैनेजर को दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो मुझसे बड़ा रूडली बोला क्लार्क के, नहीं दे सकते 100 रुपए। मैंने कहा भैया मेरे पैसे क्यों नहीं दे सकते? कहता है आपके बैंक में 117 रुपए हैं, आप 100 ले लेंगे तो 17 रह जाएंगे। मैंने कहा तो रह जाएं 17। बोले नहीं, आपके पास चेकबुक फैसिलिटी है तो आपको 100 रुपए तो रखने पड़ेंगे। तो मैंने चेकबुक लौटा दी। मैंने कहा भैया ये भी ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है तो आप दे दो। तो वो उलझा मेरे से, तो मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा दिस इज, आई वांट टू क्लोज अकाउंट, मेरे पैसे हैं, मुझे आप दे दो। तो वो मैनेजर ने शराफत से मुझे 100 रुपए दे दिए। तो मैंने सोचा अब ये भी चलेंगे नहीं 100 रुपए ज्यादा, तो मैं फिल्म डिवीजन गया, सिर्फ पैसों के कुछ पैसे मिल जाए। तो फिल्म डिवीजन में गया डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो 4000 रुपए मिले कि भैया अच्छा डॉक्यूमेंट्री बना लो। और ये एन एनकाउंटर विद फेसेस वो डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने 4000 रुपए कमाने के लिए बनाई थी, और 6 महीने लगे बनाने में। इतना काम मैंने उस पर किया कि 500-600 रुपए महीने मुझे मिले सिर्फ। और उसकी अगर आप देखेंगे कि उस फिल्म को अवार्ड्स आज तक, फ्रॉम ऑस्कर नॉमिनेशन टू, उसको 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, तो उसकी अवार्ड मनी लाखों में। तो हार्ड वर्क किया मैंने उस वक्त भी, और सिर्फ अभी अजीब लगता है पीछे मुड़ के देखना कि कभी मैंने पैसे को फॉलो नहीं किया, कभी मैंने सिनेमा को धंधा नहीं समझा, लेकिन अच्छा काम करने से एवरीथिंग, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग केम टू मी। तो विनोद जी अब आगे बढ़े उससे पहले वक्त ने किया क्या हंसी सितम। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया।
फिल्म का संगीत बहुत मकबूल हुआ है, तो संगीत को लेकर आप किस तरह से चुनाव करते हैं, संगीतकारों का या गीतों का, धुनों का? इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से तय करते हैं बातों को? देखें, सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूँ एक अच्छा इंसान, चाहे क्योंकि मैं सिर्फ अच्छे इंसानों के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। धुनें सब आती हैं, अच्छा इंसान का नाम लेते सीधा मेरा माइंड आर.डी. बर्मन पे जाता है, क्योंकि राहुल देव बर्मन के साथ मैंने परिंदा बनाई, 1942 लव स्टोरी बनाई। तो मैं समझता हूँ कि उनसे ही मैंने संगीत सीखा है, उनसे एक अच्छा इंसान बनना सीखा, क्योंकि मैं नया नया आया था बम्बई, और उनसे ही मैंने संगीत सीखा। क्योंकि जब हमने परिंदा में काम करना उनके साथ शुरू किया, तो आप यकीन माने कि एनएफडीसी के साथ मेरा काम था, तो नेक्स्ट एक दिन रिकॉर्डिंग हमारी फिक्स हो गई थी। तो रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले कुछ ऐसी अड़चन आई अनिल कपूर की तरफ से कि अनिल कपूर को मैंने फिल्म से निकाल दिया। अब अनिल कपूर को फिल्म से निकाल दिया तो फिल्म कैसे बनाऊंगा, कोई फिल्म का हीरो ही कोई नहीं। तो मैं आर.डी. बर्मन के यहाँ गया कि मैंने कहा कि अनिल कपूर से तो मैं झगड़ा करके आ गया हूँ, तो कल की आप रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दें, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मेरे पास हीरो ही नहीं है, पता नहीं अनिल के साथ दोस्ती होगी नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं। तो आर.डी. बर्मन ने मुझसे कहा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तो कैंसिल होता है, ऐसा होता है विनोद, यू आर वेरी रिजिड। वो तुम बड़ा मुझे लेक्चर दिया उसने कि आप बड़े रिजिड हैं, और साथ में मुझे कहा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। तो बोले अच्छा जाने, जब मैं लगा तो बोले कल तेरा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं घर पे बैठूंगा, मैं परिंदा स्क्रिप्ट करूंगा, कुछ करूँगा, क्रिकेट खेलूंगा। उन्होंने, मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने कहा मैं दादा कल क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा क्रिकेट खेलने जा रहा है तो फिल्म सेंटर आ जाना जरा दोपहर को, मेरे गाने की रिकॉर्डिंग है तो तू देख लेना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं, तो उन्होंने कसमें डाली नहीं जरूर आना। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊंगा। तो मैं क्रिकेट खेला, नाना पाटेकर हम सब क्रिकेट वगैरह खेल के दोपहर को खाना वाना खा के उनका फोन आया, क्या करा मैंने, मैं सोने लगा। उसने फिर कसम डाली, देख तूने कसम खाई थी, यू मस्ट कम। मैंने कहा अब इतना बोल रहे हैं दादा, चला जाता। तो मैं गया वहां पे, एंड आई कुडंट बिलीव ही वाज रिकॉर्डिंग परिंदा का गाना। तो मैं शौक में आ गया। मैंने कहा दादा क्या कर रहे हैं? कहता अभी तेरे पास पैसा नहीं तो क्या मेरे पास है, तू मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तेरे अपनी पिक्चर का गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा इंसान था आर.डी. बर्मन। 1942 लव स्टोरी का जो समय था जब आपने आर.डी. बर्मन साहब को अपनी फिल्म में साइन किया, उस दौर में आर.डी. बर्मन पूरी तरह से गुमनामी के एक दौर की तरफ जा चुके थे, और आपकी फिल्म इतनी बड़े बजट की और इतनी बड़े कैनवास पे बनने वाली ऐसी भव्य फिल्म थी, और वो दौर ऐसा भी था जबकि फिल्म की कामयाबी को या नाकामयाबी को उसका संगीत डिसाइड करता था। तो आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया कि मतलब आर.डी. बर्मन के कंधे पर संगीत का भार डाल दिया, जबकि उस समय, उससे पहले आर.डी. बर्मन की फिल्में तकरीबन वो संगीत फ्लॉप हो रहा था? देखें, आपको मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद ज्यादा लोग जानते नहीं, कि जब मैंने आर.डी. बर्मन को फाइनल किया म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक कंपनीज जो मेरे नाम पे म्यूजिक खरीदने को तैयार थी, उन्होंने चेक वापस मांग लिए, और बिल्कुल ऐसा मुझसे कहा गया कि नया संगीतकार ले लो मगर आर.डी. बर्मन को मत छूना क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ऐसा मुझे बहुत म्यूजिक कंपनीज के हेड बहुत लोगों ने कहा। लेकिन जैसा मैं आपसे कहा कि आर.डी. बर्मन की तरफ मेरी बहुत मैं उनकी इज्जत करता था एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब मैं आर.डी. बर्मन के पास पहले गया तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा फिल्म है, ऐसा म्यूजिक है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं कुछ धुनें जो मुझे जब तक मिलेंगी नहीं, मैं किसी को, आपको लेके भी किसी को कंफर्म नहीं कर सकता। तो आर.डी. बर्मन को कंफर्म नहीं किया था, मैं ढूंढ रहा था। नए लड़के भी देखे मैंने, कई नए लोगों के साथ काम किया। तो दादा ने पहली धुन बनाई कुछ ना कहो। तो मैं गया आर.डी. बर्मन के पास, दादा के पास बैठा। तो नॉर्मली क्या आता है कि मैं बोलता बहुत हूँ, जैसा अभी तक आपको भी जाहिर हो गया होगा, और सच एकदम दिल में जो है वो जबान पे मेरे आ जाता है। तो दादा ने गाना सुनाया कुछ न कहो, और उसकी धुन कुछ ऐसी थी, कुछ न कहो कुछ भी न कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, धद धद धम धद धद धम। तो गीत मैंने सुना और मैं बैठा रह गया। दादा ने बोला कैसा लगा? अच्छा, नॉर्मली मैं झट से बोल देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं दादा बाद में बात करते हैं, और इसलिए क्योंकि उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था। तो दादा बोला नहीं बोल विनोद, तू तो एकदम इमीडिएट फर्स्ट रिएक्शन किया। तो वो थे, उनके म्यूजिशियंस बैठे थे, बाबलूदा, मनोरीदा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं सबके सामने व्हाट आई फील मैं जाहिर करूं, तो मैं चुप रहा। मैंने कहा नहीं मुझे सोचना पड़ेगा। तो दादा हंसे, बोले तू सोचने कब से लगा?
मैं तो श्योर हूं तू कुछ है, तू बोलता क्यों नहीं? तो पीछे पड़ गए। तो मैंने उनको प्यार से सोचा कि धीरे से बोलूं, क्योंकि अभी दादा कंफर्म नहीं, उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने प्यार से शुरू किया कि दादा असल में व्हाट यू हैव डन इज शिट। तो वो देखा, तो मैंने प्यार से बोलता जा रहा हूँ कि इट्स कंप्लीट बुलशिट, और मैं प्यार से बोलता जा रहा हूँ और मेरे मुंह से मतलब निकलती जा रही हैं इस लेवल की गालियां, और मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दादा मुझे देखता जा रहे। दादा के ऊपर एसडी बर्मन की फोटो लगी थी उनके म्यूजिक रूम में। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा दादा असल में आई एम लुकिंग फॉर एसडी बर्मन, पर वो है नहीं, और जितने बाकी हैं उनमें यू आर द बेस्ट, दिस इज माई बिलीफ, और अगर ये म्यूजिक आप मुझे दे रहे हो तो मैं तो 1942 लव स्टोरी बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसका फिर संगीतकार है ही नहीं हिंदुस्तान में जी। तो दादा ने मुझसे कहा, और आई स्टिल रिमेंबर दैट क्लियरली, कहता है मुझे कि विल यू गिव मी 1 वीक? तो मैंने कहा कि दादा 1 वीक नहीं, आई विल गिव यू 1 ईयर, बट यू गिव मी द म्यूजिक आई वांट। तो आई स्टिल रिमेंबर आर.डी. बर्मन की आंखें भर आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, बोला नहीं बस 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर गया, तो म्यूजिक रूम खाली था, कोई म्यूजिशियन नहीं था। तो मैंने कहा मालूम नहीं क्या बात है। तो दादा निकल के आया, उन्होंने मुझे एक कैसेट दिया और बोला कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, और ये तू सुन। तो उस कैसेट में सिर्फ एसडी बर्मन की धुनें थी। तो बोला अगले फ्राइडे को आना। तो मैं फ्राइडे को गया, सब म्यूजिशियन बैठे थे, तो उन्होंने गाना शुरू किया। और ये गाना असल में मुझे आपको फिर थोड़ा तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाना था कुछ ना कहो, वही गाना। और उन्होंने शुरू किया विद ए बंगाली सॉन्ग जो एसडी बर्मन ने बनाया था, वो है रोंगीला 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 रे रोंगीला। तो मेरी आंखें बंद थी और मैंने मुंह से वाह निकला, मैंने कहा वाह। और दादा ने बोला अभी तो गाना शुरू नहीं हुआ। मैं बोला नोट परफेक्ट है, गाना कहाँ जाएगा? और आप अगर रिकॉल करें तो कुछ ना कहो के पहले फ्लूट बजाती है यही धुन, तारा रा 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 तारा रा रा तारा, फिर होता है कुछ ना कहो। तो ये संगीत सीखा भी उनसे, और उनको लेने की वजह भी ये रही कि वो कमाल के इंसान थे। विनोद जी, ये जो एक यूनिट को लेकर आप चले आ रहे हैं, और उससे जुड़कर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि फिल्मों में आजकल एक कॉर्पोरेट कल्चर उभर के आ रहा है कि बड़े बड़े जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने बैनर में लोगों को फिल्में डायरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं। तो इसमें आपने भी ये कोशिश शुरू की है, आपने अपने बैनर तले राजकुमार हिरानी को ये मुन्ना भाई MBBS डायरेक्ट करने के लिए दी है। तो एक बाहर के डायरेक्टर को आप जब फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देते हैं तो उसके काम में कितना दखल देते हैं? देखिए, 2 बातें यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने मुन्ना भाई MBBS लिखी है राजकुमार हिरानी के साथ, साल भर हम लोग लिखते रहे, और मैंने प्रोड्यूस किया। लेकिन इसको मैंने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि मुझे एक कॉर्पोरेट कल्चर या मुझे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। मैंने इसलिए ये फिल्म को प्रोड्यूस किया कि अगर मैं ना करता तो कोई और ना करता, क्योंकि ये ऐसी कहानी है नहीं जिसमें स्विट्ज़रलैंड है या न्यूजीलैंड है या गाने हैं पेड़ों के आसपास जैसे बोलते हैं। कहानी हम लोगों ने मिलके लिखी, और मैं दखल की बात तो यहाँ तक है कि मैं इस फिल्म के शूटिंग के सेट पे एक बार भी नहीं गया हूँ, एक दिन मैं इसकी शूटिंग पे नहीं गया। दूसरा ये कि मैंने इस फिल्म के चेक भी साइन नहीं किए जो प्रोड्यूसर करता है। मैंने एक दिन करने के बाद राजकुमार हिरानी से कहा ये बैंक है, ये अकाउंट है, ये पैसे हैं, ये चेक बुक है, आप फिल्म बनाएं। मैं अमेरिका चला गया था दूसरी फिल्म लिखने के लिए, मूव आई। लेकिन विनोद जी, आपकी इस बात से मुझे एक शक हो रहा है कि जैसे जो दखल देने वाली बात, जैसे संजय दत्त आपकी फिल्म मिशन कश्मीर में थे जी, वो मुन्ना भाई में भी हैं जी, तो कास्टिंग में तो जरूर आपकी दखल रही होगी। बिल्कुल नहीं। संजय दत्त इस फिल्म में है क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है वो। इस फिल्म में पहले शाहरुख खान थे, संजय दत्त थे ही नहीं। शाहरुख खान बीमार पड़ गए और उस वजह से संजय दत्त, जो एक जिमी शेरगिल ने रोल किया है फिल्म में, वो रोल संजय दत्त कर रहे थे, तो इसके लिए संजय दत्त को शिफ्ट किया गया। तो असल में मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं रही है। नहीं, तो ये इस तरह से जो रोल शिफ्ट कर दिया गया कि शाहरुख खान का रोल संजय दत्त ने कर लिया, संजय दत्त का रोल जिमी शेरगिल ने कर लिया, तो इससे कहानी पे असर नहीं पड़ा आपकी? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब हम कहानी लिख रहे थे तो शाहरुख हमारे साथ थे। शाहरुख ने जिम बनाया बिकॉज वो अपनी बॉडी बना रहे थे मुन्ना भाई करने के लिए,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उनकी कमर और या उन गर्दन जो है उनकी टूट गई, उनका ये सब ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। तो ही कुड नॉट बिल्ड हिज बॉडी जो हमको चाहिए थी। तो मुन्ना भाई के लिए हमको वेल बिल्ट आदमी चाहिए था, जो संजय दत्त हैं। तो हुआ ये कि संजय दत्त असल में आप मुड़ के देखें तो मैं समझता हूं कि संजय दत्त को छोड़ के ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS, आप आंख बंद करें तो सामने संजय दत्त नजर आते हैं। और तो ये फिल्म मैंने फॉर्चुनेटली डायरेक्ट नहीं की है, तो इसकी तारीफ करना बुरा नहीं लगता कि ये ऐसी फिल्म बनी है कि पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, छन 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 मन गाए क्यों, ओ सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, शायद हवा ने सुन लिया तूने किसी को चुन लिया, कंगन खनन खन 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 क्यों खन के रे, ओ झांझर झनन झन 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 क्यों झन के रे, झनकार तेरे मेरे प्यार की है धुन, ये मोहब्बत के इकरार की है। छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों, दिल की धड़कन धड़कन में भी प्यार तुम्हारा, धड़कन की आवाज यूं ढल रही है, पायल पहन कर हवा चल रही है। छन 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 मन गाए क्यों,
सांसों में घर है तेरा, सुन लेती है मेरी आंखें जो कहती है तेरी आंखें। आँखों में सपने संवरने लगे हैं, सांसों में घुंघरू बिखरने लगे हैं। छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों। विनोद जी, आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए, अपने व्यस्त समय में से इतना समय आपने हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे मेहमान थे जाने माने निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। आपसे बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था वीणा राय सिंघानी का और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।